मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ 13 जमातें मिलकर मुज़ाकरात कर रही हैं। ये भी बदौलत सुप्रीम कोर्ट के। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने मुतनाज़ बना दिया और जजेस के जो फैसले थे वो ये कह दिए गए कि ये कहीं से लिखवाए आते हैं, बीवियों के कहने पे किए जाते हैं। और जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद की गई है, मरियम नवाज़ ने की है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जब सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया गया कि इलेक्शंस जो हैं आम इंतखाबात होने चाहिए हैं, वो असेंबली तहलील कर चुके हैं। अब जो केयर टेकर सेटअप है वो 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाए और इलेक्शन की एक डेट फाइनल कर दे। तो उसके बाद जब हेयरिंग हुई, फिर उसके बाद उस बेंच को मुतनाज़ बना दिया गया, फिर बिल पास किया गया। सो मोटो इख्तियारात पर नून लीग की जानिब से और तमाम इत्तेहादी जमातों की जानिब से पाबंदियां लगाई गई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो नहीं ले सकते। बिल पास करा दिया गया, लेकिन हुआ क्या? फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ ये कि हमारी सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड हो गई है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन इस तरह से है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसलों की डिवीजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर डिवीजन हुई है तो अब अफराद की, शख्सियात की, जजेस की डिवीजन हो चुकी है। ये मखसूस बेंच इस पार्टी का है, ये मखसूस बार इस पार्टी की है। मैं उस तरफ आना नहीं है। मैं आपको सिर्फ जो हाईलाइट करना चाह रही हूँ वो ये इशू हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि आइन के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब असम्बलियां डिसॉल्व हो जाती हैं 90 डेज के अंदर आपने इलेक्शंस करवाने हैं। अब इस चीज पर तो सब अग्री करेंगे ना। अब वो कह रहे हैं कि 90 डेज के अंदर हम इलेक्शन ऐसे नहीं करवा सकते। ये क्या पहले इन दो असम्बलियों के इलेक्शंस करवाएं, फिर बाय जो जनरल इलेक्शंस हैं, आम इंतखाबात होंगे, वो इलेक्शंस करवाएं, फिर उसके बाद जो बाकी दो असम्बलीज रह गई हैं उनके इलेक्शंस करवाएं। इस तरह टूट टूट के होंगे ही नहीं ये सिलसिला। अब ये है हुकूमत का मौके। वो कह रहे हैं एक ही बार में तमाम असम्बलीज के इलेक्शंस करवाएंगे। वी टोटली अग्री, होना भी चाहिए इसी तरह से। लेकिन पीटीआई ने जब कह दिया है हम आपके साथ अग्री कर रहे हैं कि आप इलेक्शंस करवाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शर्तें क्या हैं? पहले तो उन्होंने कहा जो इस्तीफे हैं वो मंजूर किए जाएं। दूसरा उन्होंने कहा है जो बाकी असम्बलीज हैं, सिंध की और बलूचिस्तान की, जो दो असम्बलीज अभी डिसॉल्व नहीं हुई हैं, उन्हें डिसॉल्व किया जाए और एक इलेक्शन डेट दी जाए कि इस डेट तक इलेक्शंस हो जाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्हें शराइत दी गई हैं कि आप इन कंडीशंस को माने तो हम आपके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। दूसरी जानिब जो हुकूमती जमातें हैं उनकी क्या कंडीशंस हैं? दो कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है? एक वो ये कहते हैं कि आईएमएफ के साथ हमें डील करने का वक्त दिया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे आईएमएफ के साथ डील हो जाए, उसके बाद हम आम इंतखाबात के लिए ऐलान कर देंगे, क्योंकि अभी आईएमएफ जो है वो हम पर ट्रस्ट नहीं कर रही है। एक बार पहले ट्रस्ट ब्रीच पीटीआई कर चुकी है, तो अभी उनको ट्रस्ट में लाने के लिए पहले आम इंतखाबात तब किए जाएंगे जब उनके साथ हम जो हमें किस्त मिलनी है वो मिल जाए। वो मामला भी लटका हुआ है, अभी हमें आईएमएफ से किस्त मिली नहीं है। दूसरी जो शर्त आयद की गई है हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो ये था कि बजट, वो चाहते हैं कि इस साल का जो बजट है 2023-24 का, वो ये गवर्नमेंट पेश करके जाए। ये अब उन्होंने शर्त रखी है कि हमें बजट पेश करने के लिए एटलीस्ट टाइम दिया जाए। ये वो हुकूमत कह रही है। अब इस पर डेडलॉक बरकरार है, किया क्या जाए? अब होना क्या है? ये तो रही सियासतदानों की बात, लेकिन ये इतना बड़ा जो डिवीजन बना हुआ है, इतनी ड्विंडलिंग जो सिचुएशन है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। अब वो स्टेक होल्डर्स कौन है? सब जानते हैं कि किन का इंटरेस्ट है, किन के कहने पे ये सियासतदान चलते हैं, कौन से वो प्रेशर ग्रुप्स हैं जो कि इस तरफ कहते हैं तो वोट इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ कहते हैं तो वोट इस तरफ आ जाते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसी के लिए पास हो जाता है, किसी के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो स्टेक होल्डर्स, उनका यहाँ पर किरदार बड़ा जरूरी है। वो ये सियासतदान कठपुतलियां हैं, उनको जो ऑर्डर्स मिलेंगे वही होते रहेंगे। जिनकी तरफ ट्रस्ट होगा, जिनकी तरफ उनका वजन होगा, वो पलड़ा ऑटोमेटिकली भारी हो जाएगा। ये 13 जमातों का वजन नहीं होता, ये असल में जो स्टेक होल्डर्स है ना, वो कहां पर वजन डाल रहे हैं, वजन उनका होता है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था, अब 13 जमातों की तरफ से है। लेकिन नवाज शरीफ, मरियम नवाज अभी एक्सेप्टेबल नहीं है उनके लिए भी। शहबाज शरीफ द ओनली ऑप्शन। इमरान खान के साथ जितनी उनकी सख्त लड़ाई है, इमरान खान चाहते हैं उनके साथ बात कर ले, लेकिन वो अब किसी कंक्लूजन की तरफ तो आए नहीं है। इमरान खान की तरफ वो वजन डालने को तैयार नहीं है। तो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बंद गली में है। हमारी मुईशत, हमारी इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो हमारी इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी है? हमारी इकोनॉमी इस तरह से बंद गली में खड़ी है कि आईएमएफ कह रहा है कि जब तक दोस्त ममालिक से आप रिटर्न में लिखवा कर लाएं कि जो किस्त हम आपको देंगे आप कर्ज की अदायगी में उन्हें नहीं देंगे,
उनसे आप अपने कर्जे रोल ओवर करवाएं, उसके बाद हम आपको किस्त देंगे। आप उनसे रिटर्न में लिखवा कर लाएं कि जब हम उन्हें कर्जे देंगे, एक तो वो आपके कर्जों को रोल ओवर करेंगे, दूसरा वो आपको मजीद कर्जे देंगे। ये आईएमएफ ने किस्त हम पे डाल दी है, ये शर्त डाल दी है। तो हम मुईशत के लिहाज से भी बंद गली में खड़े हैं और किसी को फिक्र नहीं है। अगर किसी को फिक्र है ना, तो उनको ये फिक्र है कि हम लोग अपने नैब के कवानीन पास करवा लें। किसी को फिक्र है तो हम जजेस के इख्तियारात को कम कर दें। मतलब का आपका आइन का आर्टिकल 3 क्या कहता है कि हर किसी को उसके बुनियादी हकूक, उसकी बुनियादी एबिलिटीज के मुताबिक उनके हकूक का पासदारी की जाए और ख्याल रखा जाए, और जो भी मराहत है उनको वो दी जाए, इवन आम शहरियों को भी। लेकिन उसकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। ये टेबल टॉक हुआ क्या है? टेबल टॉक में हुआ कुछ भी नहीं है। आपस में बैठे हैं, बातचीत की है। मरियम नवाज के बयानात आपके सामने हैं, ख्वाजा आसिफ के बयान आपके सामने हैं। इमरान खान ने जब रैली निकाली है और उसके बाद उसने यौम मजदूर पे उन्होंने जो कहा है वो भी आपके सामने है। मतलब हर तरफ से एक दूसरे बैशिंग नहीं होती, जैसे ये पॉलिटिशियंस बैशिंग कर रहे हैं और उसके बाद कहेंगे इन्होंने हमारी गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया। हमारी गवर्नमेंट रहती तो फिर उसके बाद हमने तो पता नहीं पाकिस्तान के अंदर दूध और शहर की नहरें बहा देनी थी। हुआ कुछ भी नहीं है। इन पॉलिटिशियंस ने टेबल टॉक में भी कुछ नहीं किया, अवाम का वक्त ज़ाया किया है। लेकिन अभी खुदारा हाथ जोड़ के मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी डिस्टेबलाइज है कि सफेद पोश का गुजारा यहाँ पर मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान की हालत पर तरस खाएं, पाकिस्तान की हालत पर तरस खाएं, आपस में लड़ें, लेकिन ये मुल्क बचेगा तो ही आप लोगों की मरात और आप लोगों की बादशाहत भी बचेगी ना। इस अवाम का कचूमर ना निकालें।